Hello बच्चों, this is Rashi. Welcome to our YouTube channel. Today we'll start with a new chapter. Chapter 4 Political Parties of Civics Class 10th, जिसमें हम वन शॉट रिवीजन में पूरा चैप्टर कवर अप करेंगे, की पॉइंट्स कवर अप करेंगे। ये पूरा वीडियो देखने के बाद यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन योर बोर्ड एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल? तो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जिसमें सेम आइडियोलॉजी के लोग आपस में आते हैं, मिलते हैं और उसके बाद वो इलेक्शन में compete करते हैं। अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो हमारे देश के लिए पॉलिसीज और लॉज बनाने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who forms government and runs the government and make policies and laws for our country. Now political parties has three components. कितने components आते हैं? 2 markers के लिए, 2 mark क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कितने कंपोनेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। तो पहला कंपोनेंट होता है लीडर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में एक लीडर होना जरूरी है जिसकी लीडरशिप में उसके जो मेंबर्स हैं वो काम करते हैं। दूसरा है उसके एक्टिव मेंबर्स यानी कि कार्यकर्ता जो उस पॉलिटिकल पार्टीज को संभालते हैं और आगे बढ़ाते हैं। फिर होते हैं उसके फॉलोअर्स। तो ऑब्वियसली इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी जीत तो तभी पाएगी ना जब उसके फॉलोअर्स होंगे और उसको वोट्स मिलेंगे। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए क्या काम करती है और हमें क्या जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो फंक्शंस में देखते हैं, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, मतलब वो हमारी प्रॉब्लम्स को देखती हैं, उनको समझती हैं और उनको रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग तरह की पॉलिसीज बनाती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाती हैं। जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड एक स्कीम हो गई, उसके अलावा लाडली बहना करके एक योजना चलती है। तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को बेसिकली रिजॉल्व करने के लिए क्या करती हैं, अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हमारे लिए बनाती हैं। नाउ पार्टीज दैट लूज इलेक्शन फॉर्म द ऑपोजिशन। अब ऑपोजिशन का होना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि वी एज अ नॉर्मल सिटीजन हमें नहीं पता होता कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे क्या चीजें हमारे लिए अच्छी है या बुरी। हो सकता है जो योजना या जो स्कीम हमें लग रहा हो कि अच्छी साबित होगी, हो सकता है बाद में उसके फ्यूचर इम्पैक्ट उतने अच्छे ना हो। एक पॉलिटिकल पार्टी ही एक पॉलिटिकल पार्टी को बेहतर तरीके से समझ सकती है। तो ऑपोजिशन का रोल क्या होता है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है गवर्नमेंट में जो है, उसको क्रिटिसाइज करने का काम करती है, उसके जो ओपिनियंस हैं हमारे ओपिनियंस को बदलने का काम करती है उसके लिए। ठीक है, तो ये सारे काम कौन करेगा? ऑपोजिशन पार्टी। दिस इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। तो पार्टीज दैट लूज इलेक्शन फॉर्म्स द ऑपोजिशन एंड वॉइस डिफरेंट व्यूज, अपने अलग अलग व्यूज हमारे सामने वो लेकर आती है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, तो हमारे ओपिनियंस को शेप करने का काम भी पॉलिटिकल पार्टी करती है। किस मुद्दे पे किस तरह से सोचा जाना चाहिए जिसके फ्यूचर इम्पैक्ट अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, हमें किस तरह से डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, हमें फॉरेन रिलेशन मेंटेन करने का की क्या जरूरत है, किस तरह से बजट डिसाइड होना चाहिए। तो बेसिकली हमारे ओपिनियन को इन सारी चीजों के तहत वो शेप करने का काम करती है। फिर क्या है? इट लॉन्च मूवमेंट्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो हमारे यहाँ वेरियस प्रॉब्लम्स को, जैसे कि वुमेन सेफ्टी हो गया, क्लीनिनेस हो गया, तो ऐसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ये क्या करती है? अलग अलग मूवमेंट्स लॉन्च करती हैं। ठीक है, उसके बाद पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। अब हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से हर एक छोटी प्रॉब्लम के लिए नहीं मिल सकते हैं या प्रेसिडेंट से हम नहीं मिल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने एरिया से, फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, इंडिया में नेशनल लेवल पे एक अलग गवर्नमेंट होती है, फिर उसके अंदर क्या होते हैं अलग अलग स्टेट जिसके अलग सीएम होते हैं, फिर हर एक स्टेट के अंदर क्या होती है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिला होते हैं, उसकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर भी क्या होते हैं, पार्षद होते हैं। तो बेसिकली हम
अपनी प्रॉब्लम्स अपने एरिया के पार्षद से बताएंगे, फिर जाके वो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रेज करेगा, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट हुई तो वो स्टेट लेवल तक जाएगी, उसके बाद नेशनल लेवल पे जाने पे उसमें क्या बनते हैं, लॉज। तो गवर्नमेंट मशीनरी को हम एक्सेस किस वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती, इस तरह की कोई गवर्नमेंट ही नहीं होती, तो हम अपनी प्रॉब्लम को डायरेक्ट गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोनार्कियल सिस्टम होता जहां पे किंग होता, तो एक नॉर्मल पर्सन की किंग तक एक्सेस होना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता, या डिक्टेटरशिप होती तो वो तो फिर अलग ही कॉन्सेप्ट में चला जाता है ना। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए जरूरी होती हैं। सो नाउ व्हाट इज द नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टी। तो भैया अगर आपको फंक्शंस पता है तो नीड याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंक्शंस है, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो फंक्शंस नहीं हो पाते, तो दिस इज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं फंक्शंस को। सो द डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी क्या होता है, मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी चाहती है उसके बेस पे काम किया जाए, ये डेमोक्रेसी का की कॉन्सेप्ट है। अब मेजॉरिटी कैसे चुनी जाएगी, तो भाई हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, उस इलेक्शन के दौरान जो मेजॉरिटी लोग रहते हैं वो अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं और वो कैंडिडेट उनके बिहाफ में जाके डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का। पर अगर पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होती तो कैसे अलग अलग कैंडिडेट खड़े होते, कैसे आप एक कैंडिडेट को चुन पाते, कैसे वो कैंडिडेट आपकी प्रॉब्लम्स को नेशनल लेवल या स्टेट लेवल तक रेस कर पाता। तो डेमोक्रेसी ही इंश्योर हो पा रही है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑल कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन वुड बिकम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो ऐसे सारे लोग जो इच्छा रखते हैं कि भाई वो पावर में आए या गवर्नमेंट फॉर्म करे, सारे लोग इंडिविजुअली खड़े होते हैं इलेक्शन में। और सोचिए भारत जैसी बड़ी कंट्री जहां पे इतने सारे लोग रहते हैं, अगर बहुत सारे लोग इलेक्शन में खड़े हो जाते तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए हो जाता है एक पर्सन को इलेक्ट करना। अभी तो चलिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट के बारे में हमें बताती हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी से एक कैंडिडेट खड़ा होता है, तो 6-7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो हमारे लिए उनको चुनना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। बट सोचिए अगर ये 7 की जगह हजारों कैंडिडेट इंडिविजुअली खड़े हो जाते तो आप किस तरह से उनको इलेक्ट कर पाते और किस तरह से उनको जान पाते। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरी होती है, जिससे इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में ये प्रॉब्लम कभी ना आ पाए। In large societies, only representative democracy can work। मतलब बड़ी कंट्री इंडिया जैसी जहां पे इतने सारे रिलीजन, कल्चर, कास्ट, लैंग्वेज, इतने सारे लोग रहते हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्स कंट्री में, इतनी लार्ज डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही वर्क कर सकती है। मतलब अगर इंडिविजुअल अगर कोई खड़ा हो जाएगा तो कोई रिप्रेजेंट किसको करेगा। ठीक है, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत हमें होती है। नेक्स्ट क्या है, पार्टीज बिकेम एन एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज। मतलब जो अलग अलग इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज पे लोगों के व्यूज को गैदर करने का काम भी पॉलिटिकल पार्टी करती है, जिसकी वजह से कोई भी स्कीम या पॉलिसी बनाना सरकार के लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज पार्टी सिस्टम। तो भाई पॉलिटिकल पार्टी की इंपॉर्टेंस तो अपन ने देख ली, पर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम भी 3 तरह का हो सकता है। एक तो होता है वन पार्टी सिस्टम या मोनो पार्टी सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है ऐसी कंट्रीज जहां पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, इलेक्शन होते तो है पर उस इलेक्शन में उसी पार्टी को आप वोट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे पार्टी सिस्टम को वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, चाइना। यहाँ पे इलेक्शन तो होते हैं बट एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, उसके बाद है 2 पार्टी सिस्टम। अच्छा, 1 पार्टी सिस्टम में आपको डिफरेंट चॉइसेस नहीं मिलती है, नो मैटर जितने लोग खड़े आप उनको पसंद कर रहे हो या नहीं, आपको वोट उनको करना ही पड़ेगा। और अगर वोट नहीं भी करने जाओगे, 4 लोग भी अगर उनको वोट कर देंगे तो वो पार्टी जीत जाएगी। ठीक है, नाउ 2 पार्टी सिस्टम या बाय पार्टी सिस्टम, इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि इलेक्शन में 2 पार्टीज कंपीट करेंगी। तो इसका एग्जांपल क्या है, यूएसए। ठीक है, यहां पर 2 पार्टी सिस्टम चलता है। इसमें एक बेनिफिट ये है कि कम से कम आपको 2 चॉइसेस तो मिल सकती है।
दूसरी चीज इसका एक और बेनिफिट ये है कि करप्शन उतना नहीं होता, क्योंकि ज्यादा पार्टीज है, हर पार्टी अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश करेगी और उसके चक्कर में करप्शन बहुत ज्यादा होगा। टू पार्टी में कंपैरेटिवली करप्शन वाइज देखें तो ये बेटर होती है और चॉइसेस भी यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट 2 होती है, ठीक है। पर ये इंडिया जैसी लार्ज कंट्री में वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब जहां पर बहुत सारी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि इंडिया, ठीक है। तो इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पे वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, हम अपने हिसाब से किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। और अब तो एक और ऑप्शन आ गया है वोटिंग में, नोटा का, नन ऑफ दी अबव, मतलब अगर आप किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं तो भी आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके नोटा पे अपना बटन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट 3 मार्क या 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, तो जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी वोट सिक्योर करने में कैपेबल नहीं होती है तो वो क्या करती है, कोलिजन बना लेती है। कोलिजन को क्या बोलते हैं, अगर हम हिंदी में बात करें तो गठबंधन की सरकार, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज आपस में मिल जाती है, अपने कैंडिडेट्स को गैदर करती हैं और उसके बाद वो मेजॉरिटी सीट्स को सिक्योर करके कोलिजन गवर्नमेंट बना लेती है। तो when no party gains a high majority of legislative seats in multi-party parliament system, then several parties join hands and forms a coalition government। मतलब बहुत सारी पार्टीज मिलके क्या करती हैं, कोलिजन गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कोलिजन की, तो यहाँ पे बीजेपी की जो अलायंस है उसका नाम आपको याद रखना है, ये क्या है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और अगर हम बात करें कांग्रेस की जो अलायंस का नाम है, दैट इज INDIA, ठीक है। तो ये अलायंसेस के नाम आपको याद रखने हैं। बीजेपी क्योंकि रूलिंग है तो इसकी अलायंस का नाम आपको ज्यादा अच्छे से याद रखना है, वो एमसीक्यूज पर्पस। चलिए अब की कंसेप्ट में हम आ जाते हैं। तो अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करनी है तो पहली चीज तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड होने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि एवरी पार्टी इन इंडिया हैज टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन। जब आप रजिस्टर होते हो उस समय पे दे आर गिवन अ यूनिक सिंबल, हर एक पार्टी का यूनिक सिंबल होता है, जैसे बीजेपी का लोटस है, कांग्रेस का हैंड है, ठीक है। एंड अगर वो रजिस्टर हो जाती है तो फिर वो क्या कहलाती है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एज नेशनल पार्टी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या क्राइटेरियाज है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के टर्म्स में बात करें तो 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक होती है स्टेट या रीजनल पार्टी और दूसरी होती है नेशनल पार्टी, ठीक है। फिलहाल हमारे यहाँ नेशनल पार्टीज कितनी है, 6। स्टेट पार्टी हर स्टेट में अलग अलग होती है तो इसका नंबर वेरी कर सकता है। अब अगर आपको स्टेट पार्टी बनना है तो आपको कम से कम इलेक्शन में 6% वोट्स जीतना जरूरी है। अगर आपको नेशनल पार्टी बननी है तो आपको लोकसभा इलेक्शन में कम से कम 6% वोट्स जीतना जरूरी है। स्टेट पार्टी बनने के लिए आपको कम से कम 2 सीट्स जीतना जरूरी है, वेयर नेशनल पार्टीज बनने के लिए आपको कम से कम 4 सीट जीतना जरूरी है। तो ये क्राइटेरियाज है, ये भी 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, टू बिकम अ स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी, ठीक है। तो इन क्राइटेरियाज को आपको याद रखना है, 3 पॉइंट्स हैं क्राइटेरियाज के। चलिए नाउ चैलेंजेस फॉर पॉलिटिकल पार्टी। तो भाई पॉलिटिकल पार्टी जब रन करती हैं तो इनको भी काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो पहला चैलेंज क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और सारे मेंबर्स को हर डिसीजन में बुलाया जाए, सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि उनके कार्यकर्ताओं के बीच में ही आपसी सूझबूझ नहीं रहती और इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज ब्रेक हो जाती हैं, या उनके जो मेंबर्स हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी ही नहीं रहती है।
कई बार इसके जो रीजन है वो जेन्युइन भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पॉसिबल ही नहीं है कि सारे लोगों को बुलाकर और फिर कोई डिसीजन लिया जाए, और कई बार और भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से सारे मेंबर्स को नहीं बुलाया जाता, जैसे कि डिफेंस वगैरह हो गया या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जिन्हें सीक्रेट रखा जाना जरूरी है, तो उसके लिए भी सारे मेंबर्स को नहीं बुलाया जाता। ठीक है, फिर है डायनेस्टिक सक्सेशन। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड रहते हैं, जो मेन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी फैमिली मेंबर्स को ही या अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को ही सीट्स देना प्रेफर करते हैं, वेयर जो एक्चुअल एलिजिबल कैंडिडेट है उसको सीट नहीं दी जाती। तो इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? डायनेस्टिक सक्सेशन। इसकी वजह से भी बहुत सारे मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टीज में स्विच कर जाते हैं। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो, फैमिली मेंबर्स को सीट देना, फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को प्रेफर करना, ये प्रॉब्लम है डायनेस्टिक सक्सेशन का। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में वही है कि जो वोटिंग या डिसीजन मेकिंग है वो हर व्यक्ति से पूछकर नहीं की जा सकती। फिर मनी एंड मसल पावर। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो अच्छा खासा मसल पावर रखते हैं, जो अच्छा खासा पैसा रखते हैं, वो कई बार इलीगल तरीके से टिकट्स खरीदने की कोशिश भी करते हैं। तो इन सारे लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कई बार करप्ट हो जाती है। तो ये भी एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी का। फिर क्या है? पार्टीज डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास चॉइसेस तो है, इतनी सारी नेशनल पार्टीज तो है, पर हर एक नेशनल पार्टी से जो मेंबर खड़ा हुआ है उसमें से हम किसी को भी उस लायक नहीं मानते कि वो हमारी गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। मतलब सारे के सारे लोगों से हम सेटिस्फाइड नहीं होते। तो ये क्या है? नॉट ऑफरिंग मीनिंगफुल चॉइसेस टू द वोटर्स। अच्छा, एक और चीज होती है, मान लीजिए ये पार्टी ए है और ये पार्टी बी है। अब पार्टी ए से एक मेंबर खड़ा हुआ एबीसी और पार्टी बी से एक मेंबर खड़ा हुआ डीईएफ। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये एबीसी वाला जो मेंबर था, ये किसी रीजन से इसने अपनी क्या क्या पार्टी स्विच कर दिया। मे बी पार्टी ने ही इसको निकाल दिया हो या इसने खुद से स्विच कर दिया हो। और जो डीईएफ था वो पहले पार्टी बी से खड़ा हुआ था, बट ये भी अब अपनी पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये दोनों क्या कर लेंगे? आपस में पार्टी स्विच कर देंगे। तो डीईएफ ए पार्टी से अगली बार इलेक्शन लड़ेगा और एबीसी बी पार्टी से लड़ेगा। ठीक है, अब पार्टीज में लोगों ने तो स्विच कर दिया, पर हमारे लिए एज वोटर कुछ भी नहीं बदला। पहले भी हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, इधर डीईएफ और एबीसी। अभी भी हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, डीईएफ या एबीसी। हमें इन दोनों में से किसी को चूज करना है। तो कई बार ऐसा होता है, नॉट ऑफरिंग मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, ये भी एक चैलेंज हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी के सामने, जिसकी वजह से कई सारे लोग नोटा को प्रेफर करते हैं वोट देना। ठीक है, चलिए नाउ रिफॉर्म्स। अब भाई इतने सारे चैलेंजेस है तो पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म होना भी जरूरी है। तो इसके लिए कुछ सजेशंस है, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? दल बदल। मतलब कुछ नेता क्या करते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी से खड़े होते हैं, सारा नेम फेम उनको उसी पॉलिटिकल पार्टी से मिलता है, लेकिन कई बार लालच में आके या और किसी रीजन की वजह से वो पार्टी को स्विच कर देते हैं। तो ये तो मान लीजिए ए का कोई मेंबर है जिसने स्विच कर दिया बी पॉलिटिकल पार्टी पे, तो ये तो ए पॉलिटिकल पार्टी के साथ गद्दारी हो गई, तो ये तो सही नहीं है ना। तो इसके लिए क्या लाया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ, कि अगर कोई ऐसा करता है, कोई मेंबर ऐसा करता है कि वो ए पार्टी से बी पार्टी में स्विच करता है, तो जो उसकी जीती हुई सीट है उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। मतलब वो अपने किसी पद के साथ बी में नहीं जा सकता। उसको अगर बी में स्विच करना है तो वो कैसे जाएगा? एज नॉर्मल मेंबर। अब बी में भले आने के बाद उसको कुछ नया कोई पद मिल जाए या कोई सीट मिल जाए, वो अलग बात है, लेकिन जब वो बी पे स्विच करेगा तो उसको एज नॉर्मल मेंबर स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो लालच वाला कॉन्सेप्ट है वो हट जाएगा। तो ये लॉ क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि एक एफिडेविट रिक्वायर्ड है अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी बननी है। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, एजुकेशन आपकी क्या है, आपका रियल नेम क्या है, ये सारी चीजें आपको एफिडेविट में फिल करनी होती है, जिससे बाद में अगर वो गलत पाई जाए तो आपके अगेंस्ट जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो लिया जाएगा।
फिर है ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, तो जो हमने अभी देखा कि मेंबर्स ही कई बार खुश नहीं होते हैं, तो इसका रीजन ये होता है कि रेगुलर मीटिंग्स ही नहीं होती है। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होनी चाहिए जिसमें पब्लिक इश्यूज को डिस्कस किया जाए और अपने मेंबर्स के ओपिनियन को भी लिया जाए। तो ये सारे क्या है, रिफॉर्म्स है जिन्हें किया जाना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।